होकर न मायूस यूं ही शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, रोज सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक ही जाओगे दोस्तों। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। तो रुकना नहीं है। शुरुआत धीमी हो लेकिन ठोस होनी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत धीमे किए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस सेट 1 हल कर चुके हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 1 से 20 तक थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रही। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को क्या कहते हैं। यानी किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज व्यय होता है, खर्च होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या कहते हैं 21 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कॉपी कलम लेकर के पिछले वीडियो की तरह ही बैठ जाइए। सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और अपनी जानकारी को यहाँ पे परखिए कि कितनी जानकारी आपको है। यानी ये जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगाएंगे अपने आप। ठीक, तो चलिए 21 का आंसर क्या हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप यानी 21 का बी। वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू R। यानी जब किसी करंट और रेजिस्टेंस का आपस में गुणा कर दिया जाता है तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला हो जाता है। यानी वोल्टेज ड्रॉप V बराबर I इंटू R, यानी वोल्टेज ड्रॉप। तो 21 का आंसर क्या हो गया, बी वोल्टेज ड्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण कितने वर्ग में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन, रसगुल्ला कहें तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण 7 प्रकार में किया गया है। कितने प्रकार में, 7 प्रकार में। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। यानी जिसका ट्रिक होता है IBF-HC। क्या होता है इसका ट्रिक, IBF-HC। अचाल तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण। सबसे कम तापमान किसका होता है, वाई का होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था सी वर्ग का होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे कम और सबसे अधिक किस अचालक का तापमान होता है। तो सबसे कम होता है वाई का और सबसे अधिक होता है सी का। तो IBF-HC यानी तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया, 7 प्रकार में किया गया। 22 का आंसर क्या हो गया, डी। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर दिए होंगे। जो लोग भी थोड़ा सा भी सीरियस अगर पढ़ाई किए हैं तो आंसर सटीक और सही दिए होंगे। नहीं तो अगर ऊपरी ऊपरी पढ़े होंगे तो कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। एक विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं। यानी एक विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं। कैसे रहते हैं, ऑप्शन ए हमेशा समांतर, ऑप्शन बी किसी भी कोण पर झुके, ऑप्शन सी हमेशा 90 अंश पर, ऑप्शन डी 1 एवं 3 दोनों। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों। तो चलिए एक विद्युत क्षेत्र और एक समविभव आपस में कैसे रहते हैं, तो आपस में ये दोनों 90 अंश पे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। 23 का क्या हो जाएगा आंसर, सी। 23 का आंसर सी हो जाएगा। एक विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं हमेशा 90 डिग्री पे। ठीक, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। तो 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करता है। ऑप्शन ए 2400 वाट हावर,
ऑप्शन बी 1600 वाट हावर, ऑप्शन डी 3000 वाट हावर। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, कमेंट करते रहना है। और ये आपको एक प्रकार से एक न्यूमेरिकल सवाल आ गया जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि 100 वाट का एक बल्ब है और एक दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। तो ऊर्जा की खपत करने के लिए क्या फार्मूला है, तो दीजिए आंसर इसका। तो फार्मूला होता है E बराबर P गुणे T, यानी ऊर्जा बराबर पावर गुणे समय। तो E बराबर हो जाएगा, P का मान क्या है, पावर 100 गुणे T का मान है एक दिन। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा, तो 24 गुणे 100, 24 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2400 वाट हावर। क्या हो जाएगा, 2400 वाट हावर। ऑप्शन ए सही है। यानी 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करता है, 2400 वाट हावर। ई बराबर पी गुणे टी, पावर गुणे समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी सुदृढ़, ऑप्शन डी ऊष्मा को विकृत करने योग्य। ऊष्मा को विकृत करने योग्य। तो 25 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 25 नंबर का आंसर क्या होगा, कि निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में, यहाँ पे अचालक पदार्थों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में होना चाहिए, चालक पदार्थों में होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का ए सही है। निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। अचालक पदार्थों में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, सही है। सुदृढ़ होना चाहिए, सही है। ऊष्मा को विकृत करने योग्य होना चाहिए। अचालक पदार्थों के क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं। ठीक, लेकिन निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये अचालक पदार्थों का गुण नहीं है, ये किसका गुण है, ये चालक पदार्थों का गुण है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचालक पदार्थों का गुण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही है, 25 नंबर का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक लाइट बल्ब को 120 वाट पर रेट किया गया है। बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये भी न्यूमेरिकल है आपके पास, न्यूमेरिकल हल करिए। न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल बनाएंगे तभी जा करके कुछ काम बनेगा। ठीक, तो इससे हमको क्या भागना नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका, 1.916 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.3 एम्पियर, ऑप्शन सी 8.56 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.522 एम्पियर। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों को समय लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ सवाल है नहीं, बहुत आराम से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। क्या करना है, टेंशन देना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। सूत्र होता है क्या, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, यानी V गुणे आई। ठीक, P बराबर V इंटू आई ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आप इसको रख सकते हैं। V का मान दिया है 230 वोल्ट, V का मान 230 वोल्ट दिया है और I का मान पूछ रहा है। अब पावर का मान क्या दिया है, पावर यानी वाट 120 वाट। तो आपको P बराबर दे दिया 120 और V बराबर दे दिया है 230 और I का मान पूछ रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा के V, यानी 120 बटा के 230। तो इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, 0.522 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। P बराबर वी आई फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है पावर का। ये वोल्टेज और करंट का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, पावर निकल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में डीसी धारा की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस उपकरण में डीसी धारा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए टेलीफोन,
ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी टाइम स्विच, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन कौन से उपकरण में डीसी करंट की आवश्यकता होती है, यानी ये उपकरण डीसी करंट के द्वारा ही चलते हैं। तो टेलीफोन भी डीसी करंट के द्वारा चलता है, रिले भी चलता है डीसी करंट के द्वारा, टाइम स्विच भी क्या करता है, डीसी करंट के द्वारा चलता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी 27 का आंसर डी हो जाएगा। सभी उपकरण कैसे हैं, जो डीसी से चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 28 नंबर क्वेश्चन। 300 कूलाम आवेश को एक स्थानांतरित करने के लिए 0.1 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रवाह कितने समय तक होना चाहिए। ये अभी न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, ये अभी न्यूमेरिकल आपके पास आ गया कि 300 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 0.1 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रवाह कितने समय तक होना चाहिए। ऑप्शन ए 50 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट, ऑप्शन सी 50 सेकेंड, ऑप्शन डी 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टेंशन लेना नहीं है, हल करिए। आपको फार्मूला बताया गया होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, ये फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी। बस सब इसी पे मामला सेट हो जाएगा, Q बराबर आई टी। आपको अब दिया क्या क्या है, दिया है आपको Q का मान दिया है 300 रख दीजिए, आई का मान दिया है 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर दिया है, और टी का मान पूछ रहा है कितने समय। तो पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 300 बटा के 0.1 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर आई टी होता है धारा। तो हमको ये पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 300 बटा के 0.1 गुणे 60 मिनट। ठीक, तो मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 300 बटा के 60, तो 60 का भाग देंगे 300 में, तो 60 पचे 300, तो 5 और ये 0.1 एम्पियर था, तो 0.1 का गुणा करेंगे तो टोटली, यानी इसको हल करने पर विधिवत यहाँ पे जगह हमारे पास कम पड़ रही है, तो अभी इसमें हम हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर Q बराबर आई टी पे आराम से आप रखेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 50 मिनट, ऑप्शन ए। ठीक, 50 मिनट आना चाहिए इसका आंसर Q बराबर आई टी से, क्योंकि Q बराबर आई टी सेकेंड में होता है, इसको हमको बदलना है मिनट में। तो जब 0.1 गुणे 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर क्या है 300, तो 300 बटा के 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 300 में 6 से भाग देंगे तो 50 मिनट। थोड़ा ये आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, तो चलिए हम बता ही देते हैं इसको हम बता देते हैं। तो क्या होगा, 60 का गुणा जब 0.1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट अगर इसको काटेंगे तो 6 पाँचे 30, 50 मिनट आंसर आ जाएगा 28 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी अचालक किस वर्ग से संबंधित है। पीवीसी अचालक किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए ठोस अचालक, ऑप्शन बी द्रव्य अचालक, ऑप्शन सी गैसीय अचालक, ऑप्शन डी ये सभी। तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पीवीसी अचालक किस वर्ग में आते हैं, तो 29 का आंसर हो जाएगा द्रव्य अचालक। कौन सा चालक, द्रव्य अचालक। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो किस चालक वर्ग में आता है, द्रव्य चालक वर्ग में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी मैग्नीज।
तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा? टंगस्टन का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। नाइक्रोम का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या करता है? बढ़ता है। मैग्नीज का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनटीसी। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है किसका? कार्बन का, ठीक। और सबका क्या होता है? टंगस्टन पीटीसी होता है, नाइक्रोम पीटीसी होता है, मैग्नीज पीटीसी होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑप्शन बी सही है। 30 का क्या हो जाएगा? कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है? घटता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। 30 का आंसर बी हो गया। 30 का बी लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज में हो जाएंगे। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विद्युत क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए परावैद्युतांक क्षेत्र, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स को चलाइए, कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। अपने कॉपी पर भी नोट करिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि हमने ये 31 का आंसर कौन सा सही किया है, ठीक। तो बाद में तो हम आंसर बता ही रहे हैं, आप लोग अपने आंसर की जांच खुद कर लेंगे कि सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। तो विद्युत क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विद्युत क्षेत्र को अन्य नाम से परावैद्युतांक क्षेत्र से भी जानते हैं और स्थिर विद्युत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, दोनों नाम से जानते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी परावैद्युतांक एरिया भी बोलते हैं और स्थिर विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक। तो बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये कि विद्युत क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य दो नामों से जाना जाता है। कौन कौन? परावैद्युतांक क्षेत्र और स्थिर विद्युत क्षेत्र, दोनों से जाना जाता है। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अणु का भार किसके तुल्य होता है? यानी किसी अणु का भार किसके तुल्य होता है? किस पर डिपेंड करता है कि ये अणु के भार को इंडिकेट करते हैं? तो 32 नंबर का आंसर दीजिए, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी मेसॉन तथा प्रोटॉन। बहुत अच्छा। ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा। ऑप्शन तो 4 आपको मिल गए कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, मेसॉन तथा प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो चलिए चलाइए कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी किसी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या पर क्या करता है? तुल्य होता है, डिपेंड करता है। 32 का ए नंबर आंसर। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग आंसर सही दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श रूप में नियतांक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श रूप में नियतांक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी या तो 1 या तो 2, यानी या तो 0 या तो अनंत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। अभी भी पीछे आप लोगों शायद प्रैक्टिस सेट 1 में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि आदर्श रूप में वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया कि आदर्श रूप में नियतांक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। यानी आइडियल की कंडीशन में क्या होता है? आइडियल की कंडीशन में धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। 33 का बी अनंत। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 33 का बी अनंत प्रतिरोध होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक तापमान और दाब कितना होता है? मानक तापमान और दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 273 केल्विन और 1 एटम, ऑप्शन बी
300 केल्विन और 2 एटम। ऑप्शन सी 240 केल्विन और 3 एटम। ऑप्शन डी 330 केल्विन और 4 एटम। तो चलिए, एटम से एटमॉस्फेयर होता है, तो 34 का आंसर क्या होगा? मानक तापमान और दाब कितना होता है? तो मानक तापमान और दाब 34 नंबर का आंसर हो जाएगा 273 केल्विन और 1 एटम यानी एटमॉस्फेयर। 33 का ए सही है। 34 का ए सही है। मानक तापमान और दाब 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक, 34 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है विभवांतर का मापन? यानी ऑप्शन ए ओमीटर द्वारा, ऑप्शन बी अमीटर द्वारा, ऑप्शन सी वोल्टमीटर द्वारा, ऑप्शन डी वाट मीटर के द्वारा। विभवांतर यानी कहें तो वोल्टेज यानी वोल्टेज डिफरेंस। वीडी बराबर क्या फार्मूला होता है? V1 माइनस V2, यानी वोल्टेज को ही तो मापना है। वीडी बराबर क्या होता है? V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 फार्मूला होता है। तो Vd बराबर, तो विभवांतर मापना यानी वोल्टेज मापना है, तो वोल्टेज को किससे मापेंगे? 35 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, वोल्टमीटर के द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं। 35 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? चलिए 36 नंबर आंसर दीजिए कि तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा कि तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद परमाणु को भी सब एटम यानी उप परमाणु में बदल दिया गया। वैज्ञानिकों ने खोज किया कि नहीं, परमाणु से भी छोटा क्या होता है? उप परमाणु होता है। ठीक, तो अगर परमाणु पूछे तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहता है, लेकिन परमाणु के बाद भी क्या होता है? उप परमाणु होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 36 नंबर का आंसर आपको पता चल गया ना कि तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण कार्य करता है? फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत स्थैतिक प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 37 नंबर का आंसर क्या होगा कि जो फ्यूज है विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण कार्य करता है? तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट। 37 का ए, हीटिंग इफेक्ट पर फ्यूज क्या करता है? कार्य करता है। ठीक ना, तो 37 का क्या हो गया? ऑप्शन ए सही है, ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाली करंट को क्या कहा जाता है? हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाली करंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एम्पीयर रेंज, ऑप्शन बी स्पर्श विभव, ऑप्शन सी रिसाव विभव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 38 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि क्या ऑप्शन सही है। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाली करंट को क्या कहा जाता है? यानी सीधा सीधा इसमें दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि यानी हाथ से हाथ कब होगा? जब स्पर्श करेगा। जब हाथ हाथ से स्पर्श करेगा तो कौन सा विभव होता है? स्पर्श विभव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 का बी स्पर्श विभव, यानी हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाली करंट को स्पर्श विभव कहते हैं। 38 का बी नंबर आंसर सही है। 38 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक धारा मानी जाती है? निम्न में से मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक धारा मानी जाती है? ऑप्शन ए
20 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 25 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 50 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 10 मिली एम्पियर। 39 नंबर का क्वेश्चन बड़ी इम्पॉर्टेंट, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए यानी एक विद्युतकार के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धारा है निम्न में से कौन सी धारा मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसमें जो दिया गया है 20 दिया तो गया है 20 मिली एम्पियर से अगर ऊपर की जो भी करंट है खतरनाक होगी, लेकिन सबसे खतरनाक 50 मिली एम्पियर जो करंट है बहुत डेंजरस ह्यूमन के लिए क्या है काफ़ी डेंजर साबित होती है। यानी 50 मिली एम्पियर की करंट क्या होगी, काफ़ी डेंजर साबित होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है। किसको 50 मिली एम्पियर की करंट काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, लघु परिपथ कैसा होता है। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि लघु परिपथ कैसा होता है। ऑप्शन ए जिसमें तार के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है, यानी जिसमें तार के छोटे टुकड़ों का क्या होता है इस्तेमाल होता है। चलिए ऑप्शन बी जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, जो केवल कम दूरी तक फैला होता है। ऑप्शन सी जिसका उपयोग प्रकाश बंद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। 40 नंबर का आंसर बड़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन कहें तो VVI लघु परिपथ, यानी इंग्लिश में कहें तो शॉर्ट सर्किट कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट कैसा होता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन के बच्चों को ये पता होगा कि करंट हमेशा कैसा रास्ता अपनाती है, हमेशा शॉर्ट रास्ता अपनाती है। ठीक, उससे जिधर से शॉर्ट पड़ेगा, जिस रास्ते से उसको प्रवाहित होने में शॉर्ट मतलब आसान लगेगा, वहीं से वो क्या करती है प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि जिसमें तार के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल होता है, नहीं, इसे लघु परिपथ नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, जो केवल कम दूरी तक फैला होता है। ऑप्शन बी कह रहा था ए भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि जो केवल कम दूरी तक फैला होगा वो क्या शॉर्ट परिपथ होगा, नहीं, गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जिसका उपयोग प्रकाश बंद करने के लिए, प्रकाश से कुछ लेना देना क्या है, हमें प्रकाश बंद करे या चालू करे इससे लघु परिपथ थोड़ी होता है। ऑप्शन डी क्या करे, जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, अर्थात प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, यानी रास्ता एकदम साफ होना चाहिए, जो भी सर्किट है परिपथ एकदम फ्रेश होना चाहिए। जिस परिपथ में प्रतिरोध का मान कम रहेगा उसमें क्या होगा, करंट बहुत आसानी से और बहुत तीव्र गति से बहेगी। तो इसलिए 40 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, लघु परिपथ कहते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो का टारगेट हमें जरूर याद रखना है। आज के वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। 500 लाइक का ये टारगेट आप लोग याद रखें कि 500 लाइक हमें पूरा करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा हो तब आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।